अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबका एचकेएन अकेडमी में। तो आज हम हाजिर हुए हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का 3rd चैप्टर लेके आए हैं और हम इसके अंदर जो है वो पूरी डिटेल के साथ ये चैप्टर बताएंगे। हम इसके एमसीक्यूज लास्ट में बताएंगे, इसकी शॉर्ट बताएंगे, लॉन्ग बताएंगे और कुछ हमारे पास इंकिशाफाती सवाल होते हैं, मीन टू से इंक्विजिटिव क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट हमारे पास पेज आता है सेल का। इस फर्स्ट पेज में से कुछ भी आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे 42 पेज पे सेल बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है और वो ये जो है वो अमाइनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास प्लांट हो गए, एनिमल हो गए और कुछ हमारे पास ह्यूमन हो गए। अब बेसिकली जो प्लांट सेल होता है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, हम इसे आम आँख से नहीं देख सकते। हम इसके अंदर जो है वो कुछ साइज डिपॉजिट्स करते हैं एंड कैरी करते हैं वेरी स्मॉल कॉम्प्लेक्स एंड कैरी आउट द एसेंशियल फंक्शंस कीपिंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव एंड फंक्शनिंग। अब जो सेल्स होते हैं बेसिकली ये कुछ लार्ज भी होते हैं और जो कि हम लोग आम आँख से उनको देख सकते हैं, जैसे कि एग ऑफ सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि अंडा ऑस्ट्रिच का। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सेल वाले पैराग्राफ में कुछ नहीं खास चीज़ है नहीं, बस हम लोगों ने इतना करना है कि cells are very small and cannot be seen in naked eye। और इस ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है कि cells are very large sometime and we can see in naked eye, जैसे कि हमारे पास eggs of ostrich। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो इस पैराग्राफ में सिर्फ आप लोगों ने 2 लाइनें प्रिपेयर करनी है कि रॉबर्ट ब्राउन जो है वो उसने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बताया और लास्ट पे जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के अलावा फर्स्ट पे रॉबर्ट हॉक था और लास्ट पे हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन है। इन दोनों ने सेल्स के बारे में बताया। फिर ब्लू बॉक्स की बात करते हैं तो ब्लू बॉक्स के अंदर ये है कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स हैं क्या। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल होते हैं और ये जो है वो डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके पास होती है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। फिर लास्ट पे हमारे पास जो है वो ऑर्गेनेली स्टार्ट हो गई हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं? सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल आ जाती है। सेल वॉल बेसिकली बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और कुछ प्रोटिस्ट से मिलकर बनी होती है। ये रिजिड होती है, नॉन लिविंग वॉल्स होती हैं इनकी। ये जो है वो शेप के लिहाज से प्रोवाइड करती है हमें शेप, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है इसके 3 लेयर्स होती हैं, मिडल एमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। ये आप लोग शक्ल में देख सकते हैं। हमारे पास सेल की लेयर पड़ी हुई है, दरमियान वाली लेयर को मिडल एमिला का नाम दिया इन लोगों ने और फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल है और फिर प्राइमरी वॉल है। नेक्स्ट पेज 43 पे हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल पड़ा हुआ है। ये लॉज नहीं ड्रा करना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम नीचे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल पड़ा हुआ है। अब जो है ना हम नेक्स्ट में जितनी भी ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे वो आप लोग देखेंगे कि उनके अंदर कुछ सेल्स जो है वो कुछ पार्ट्स जो है वो प्लांट के अंदर इंक्लूडेड हैं और कुछ जो है वो एनिमल के अंदर इंक्लूडेड हैं। जैसे कि हमारे पास प्लांट के अंदर आप फ्रंट पे देख सकते हो सेल वॉल मौजूद है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो पीछे जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल वॉल, तो अब इसके अंदर 3 पार्ट थे हमारे पास, प्राइमरी वॉल, मिडल एमिला एंड सेकेंडरी वॉल। अगर हम प्राइमरी वॉल की बात करते हैं तो ये जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब उसके बिल्कुल साथ पाई जाती है। प्राइमरी वॉल बनी किस चीज़ की होती है? ये जो है वो हमारे पास सेलुलोज यानी कि धागों की बनी हुई होती है, हीमोसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। मिडल एमिला की बात करते हैं तो मिडल एमिला जो है वो प्राइमरी वॉल होती है जो कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन की बनी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड जो वॉल है वो है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल बेसिकली इनर साइड्स होती है प्राइमरी वॉल की और ये बनी हुई होती है सेलुलोज, लिग्निन और अदर केमिकल्स की। अब अच्छा एक और बात, यहाँ पर लास्ट पे हम लोग देखेंगे कि जो सेल वॉल एलजी की होती है वो बेसिकली कंपोज्ड होती है सेलुलोज से और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक और पेप्टाइडोग्लाइकन भी मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सेल्स जितने भी होते हैं वो थिन भी होते हैं और इलास्टिक भी होते हैं और ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन और अराउंड होती है साइटोप्लाज्म के। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पास्ट होते हैं और ब्लॉक्स जो होते हैं वो अदर मॉलिक्यूल में। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यहाँ हम एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है कि ये मॉडल लिपिड बाई लेयर की तरह होता है, प्रोटीन और लिपिड दोनों मौजूद होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं प्रोटीन के साथ और जो लिपिड होते हैं वो भी जॉइंट होते हैं प्रोटीन के साथ। तो फर्स्ट वन को हम लोग ग्लाइको प्रोटीन का नाम देते हैं, नेक्स्ट वन को हम लोग ग्लाइको लिपिड का नाम देते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये तमाम ऑर्गेनेलिस जो होते हैं वो यहाँ पर बाउंडेड होती हैं। नेक्स्ट पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डायग्राम बनी हुई होती है। इस डायग्राम के अंदर हम लोग तफसील के साथ बता रहे हैं कि ग्लाइको लिपिड फ्रंट पे पड़ा हुआ है और ग्लाइको प्रोटीन पड़ा हुआ है, यानी कि इनके दरमियान बैरियर्स भी हैं वगैरह वगैरह। अच्छा अब हम लास्ट पे देखेंगे, लास्ट पे नहीं सॉरी दरमियान में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी एक ऑर्गेनेली है, ये जेल लाइक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होती है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है। इसके अंदर अब क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? इसके अंदर मिक्सचर ऑफ वाटर भी होता है, प्रोटीन भी होती है, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ साल्ट पाए जाते हैं और कुछ अदर सब्सटेंसेस पाई जाती हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक मीडियम ऑर्गेनेली है जो कि मूवमेंट का काम करती है। ये ट्रांसपोर्ट में भी मददगार साबित होती है और कुछ इसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी पाई जाती हैं। ग्लाइकोलाइसिस का बेसिकली इसके अंदर जो है वो रोल ये है कि ये ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज की और ये स्टोर करती है फूड को और वेस्ट ऑफ सेल्स को। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, हर बार ये वाला पूछा जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल्स की बात करें तो ये सेंटर पे मौजूद होता है जो कि पुश करते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल को। इस न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। कुछ इसके पास सेमी परमिएबल्स मेम्ब्रेन्स होती हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। इनर जेली लाइक मटीरियल जो होता है वो उसको हम लोग न्यूक्लियो प्लाज्म का नाम देते हैं। देयर इज अ नो एंड मोर स्मॉल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ असेंबल्ड होते हैं। न्यूक्लियो प्लाज्म जो है वो बेसिकली थ्रेड लाइक फाइन थ्रेड लाइक मटीरियल होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन का नाम देते हैं। ये कंपोज्ड होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के साथ। बेसिकली सेल जो होते हैं वो जब डिवाइड होते हैं तो कंडेंस फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, एक और बात लास्ट पे लिखा हुआ है कि डीएनए जो होता है वो बेसिकली सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन के लिए फॉर नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज़ नोन एज कॉल्ड हेरिडिटी ऑफ मटीरियल। अच्छा, तो अब न्यूक्लियस में ना 5 डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं। शुरू में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस है क्या, फिर हमने न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में पढ़ा है, फिर हमने जो स्मॉल पोर्स थे न्यूक्लियर पोर्स के बारे में पढ़ा है, फिर न्यूक्लियर प्लाज्म, फिर न्यूक्लियाई, फिर उसके बाद क्रोमेटिन क्या होते हैं। लास्ट में हमने थोड़ा बहुत पैराग्राफ पढ़ा है क्रोमोसोम का। ब्लू बॉक्स की बात करते हैं तो ब्लू बॉक्स में जो है वो न्यूक्लियस के अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम लोगों ने कंट्रोल सेंटर का नाम दिया है। ये एमसीक्यूज आ जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है न्यूक्लियस का और क्रोमोसोम का। ये बेसिकली सर्कल आपने बनाना है, उसके ऊपर पोर्स देख सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, क्रोमोसोम के। इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। लास्ट पे एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोकैरियोटिक डज नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब यही है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क होता है फिलामेंट का। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली होलो ट्यूब होती है और ये मेड होती है ट्यूबलाइन प्रोटीन से। इसके अंदर जो है वो होल्ड होता है ऑर्गेनेलिस का। ये मेंटेन करते हैं सेल की शेप को और ये एक्ट करते हैं ट्रैक्स ऑफ ऑर्गेनेलिस को। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली माइटोटिक स्पिंडल होता है, सिलिया होता है और फ्लैजेला होता है। माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं तो ये थिन माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हो गया, कंट्रैक्शन ऑफ मसल में। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली बने हुए होते हैं प्रोटीन के, कैराटीन के और हेमेटाइन के। ये अपने अंदर इंकर्स करते हैं न्यूक्लियस को, कुछ अदर ऑर्गेनेलिस को। दैट आर आल्सो कॉल्ड सेल टू सेल जंक्शन। ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है साइटोस्केलेटन की। इसके अंदर लेयर्स बनी हुई हैं। पहली लेयर सेल मेम्ब्रेन की है, दूसरी लेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, फिर उसके बाद माइक्रोफिलामेंट है, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट है और कुछ हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है। अब राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेलिस है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो है वो बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस से बनी हुई होती है। अच्छा, एक और बात, राइबोसोम जो है ना फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं। ये अटैच्ड होते हैं सर्फिक्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर ना राइबोसोम के अंदर एक चीज़ आती है वो है आरएनए, मतलब कि राइबोसोमल आरएनए, यानी इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। लार्ज सब यूनिट हो गया और स्मॉल सब यूनिट। ये सब यूनिट जो होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाते हैं और ये अपना राइबोसोम को फिनिश कर देते हैं और ये सब यूनिट्स गेट सेपरेट अगेन। ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। जो येलो पार्ट है वो लार्ज, ऑरेंजी पार्ट जो है वो लार्ज सब यूनिट है और जो ब्लू पार्ट है वो स्मॉल सब यूनिट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव 2 बेसिक पार्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर न्यूमरेंस ऑफ राइबोसोम्स जो होते हैं वो उसके सर्फिक्स के साथ अटैच्ड होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इसके अंदर राइबोसोम बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इनके अंदर लिपिड की ट्रांसपोर्ट होती है और ये मटेरियल के पास, यानी कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो मटेरियल की होती है, वन पार्ट ऑफ द सेल्स टू दी अनदर पार्ट। ये डिटॉक्सिफाइज करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंट्रक्शन के लिए भी अहम होते हैं। अगर गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो इस टॉपिक में इससे खास बात है नहीं, बस उन्होंने यही बता रहा है कि कोमोलियन गोल्जी था जिसने जो है वो फ्लैटेंड साइटोप्लाज्म को जो है वो डिस्कवर करवाया था। इसके अंदर फ्लैटेंड स्टैक्स होते हैं जिसको हम लोग सिस्टर्नी का नाम देते हैं। ये स्टैक्स जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्होंने उनको अपने नाम से गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम दे रखा है। अब ये पाए कहाँ पर जाते हैं, ये प्लांट, एनिमल इसमें पाए जाते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो पैक्ड फॉर्म में होती है इनटू द स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्टैक्स। दिस इज कॉल्ड गोल्जी वेसल्स। अब ये स्टैक्स जो होती हैं वो कैप्ट यानी कि रहते हैं सेल्स के अंदर और ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। तो सिंपल गोल्जी को किसने ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन किया, सिस्टर्नी क्या होती है, गोल्जी वेसल्स क्या होती हैं। और गोल्जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था साइकोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर और मेडिसिन के अंदर। ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, वेसल्स पड़ी हुई हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है। लाइसोसोम की बात करते हैं तो बेल्जियम का साइंटिस्ट था क्रिस्टीना रीनो डी वे। अब ये लाइसोसोम को इसने एक्सप्लेन किया था। ये कहता था कि लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और ये कॉन्टेन करती है डाइजेस्टिव एंजाइम को। लाइसोसोम बेसिकली प्रोडोमिनेंटली फाउंडेड होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। लाइसोसोम जो है वो बड की तरह बना हुआ होता है और ये जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ पाया जाता है। ये सेल्स को अपने अंदर इंगल्फ करता है फूड मटेरियल की तरह इन द फॉर्म ऑफ फूड वेसल। अब ये जो लाइसोसोम होते हैं ये बेसिकली फ्यूज्ड होते हैं प्लांट के वैक्यूल में। अगर हम इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करते हैं तो ये ब्रेक डाउन करते हैं फूड के प्रेजेंट को इन वैक्यूल। अब लाइसोसोम जो होते हैं इनके एंजाइम का एक ही काम अब हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि
ये करते क्या है, ये ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलर वेस्ट की। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं ऑर्गेनाइज बता रही हूँ ये सारी की सारी लॉन्ग में आएंगी, कोई भी एक ऑर्गेनाइज उठा के दे देंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसा खास स्किप करने वाला है नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, ये पावर हाउस होता है सेल का बिकॉज दैट प्रोड्यूस एनर्जी। इसके अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, मीन टू से विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मेम्ब्रेन बेस माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सब पीछे कोई सिंगल है कोई डबल है। अब यहाँ पर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ होता है, इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड फॉर्म में बनी होती है। ये फोल्ड जो होते हैं वो क्रिस्टनी कहलाते हैं और इनके अंदर का जो फ्लूइड होता है बेसिकली वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बेसिकली उसका अपना डीएनए होता है और आरएनए होता है, सॉरी राइबोसोम। ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ देन यूकैरियोटिक। प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो प्लास्टिड्स भी एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज है जो कि प्लांट और प्रोटिस्ट में पाई जाती है। इसके बेसिक 3 मेन पार्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया और लीकोप्लास्ट हो गया। जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट। इसमें हमने सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि इसके अंदर ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जो कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अंदर पिगमेंट होते हैं, ग्रीन क्लोरोफिल होता है, ये कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस को विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट। ये कैप्चर कर लेते हैं सन की लाइट को और कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ये यूज़ करते हैं एनर्जी को फॉर प्रिपेयरिंग ग्लूकोज। अब नीचे कुछ ऑर्गेनाइज लिखी हुई हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, ये जो स्टैक्स होते हैं ना गुच्छों की फॉर्म में आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहे हैं, ये दरअसल ग्रेना कहलाते हैं। ये वर्ड सिंगुलर ग्रेनम से निकले हुए होते हैं। ये स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मेक करते हैं ग्रेनम, दिस इज कॉल्ड थैलोकाइड। फिर उसके बाद स्ट्रोमा लिखा हुआ है, स्ट्रोमा जो है वो सराउंडेड होता है थाइलोकाइड से, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी प्लास्टिड्स होते हैं जो कि कैरोटिनॉइड्स इस चीज़ के लिए। अब क्रोमोप्लास्ट ना किसी खास वजह ये है कि ये प्लांट को ब्राइट कलर का पिगमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर देते हैं उसके पार्ट्स को। ये पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लीकोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, mean to say that these pigments have no pigment. Plastids have storage of starch, lipid, protein and these cells are part of प्लांट। जैसे कि हमारे पास फूड स्टोरेज हो गया और ये पाए कहाँ पर जाते हैं, कुछ हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, सीड्स होते हैं और कुछ रूट्स होती हैं। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल हमारे पास एक और ऑर्गेनेली आ गई है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके एनिमल्स के अंदर जो है वो टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं जो कि पानी को फूड सब्सटेंसेस को कंटेन करते हैं। कुछ फ्रेश ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हमारे पास एमीबा हो गया, स्पॉन्जी हो गया, कॉन्ट्रेप्टाइल वैक्यूल हो गया। ये इसको कलेक्ट भी करते हैं, पंप भी करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को और अदर वेस्ट को। लास्ट पे हमारे पास इसमें दरमियान में से ना एक टोनोप्लास्ट की डेफिनेशन कर लेनी है कि the membrane of plant vacuole are called tonoplast, that saps inside the plant vacuoles are called cell sap। ठीक है, तो अब कौन कौन सी डेफिनेशन हो गई, एक हमारे पास हो गई टोनोप्लास्ट की और एक हमारे पास हो गई सेल सैप की। नेक्स्ट हमारे पास टर्गर प्रेशर क्या होता है। टर्गर प्रेशर बेसिकली आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल, जो वैक्यूल बाहर की तरफ पानी को निकालता है साइटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स टर्जिट, दीस प्रेशर्स आर कॉल्ड टर्गर प्रेशर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्गर। ये टर्गर प्रेशर जो है वो सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स जो है वो बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कि प्लांट के जो कि एनिमल में पाई जाती हैं और प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं। इनके अंदर भी प्रोकैरियोटिक एब्सेंट्स होते हैं, ये हायर प्लांट और फंजाई के अंदर पाई जाती हैं। इनके अंदर कुछ सेंट्रियोल्स राइट एंगल में पाई जाती हैं। एनिमल के पेयर्स के कोर्स को सेंट्रोसोम्स का नाम देते हैं। इनके अंदर सेम टू सेम न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल के 9 जोड़े होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। ये स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन और अपनी डुप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर नया पेयर आ जाता है, फिर नया पेयर। तो कहने का मतलब ये कि ये रेप्लिकेट होते ही होते रहते हैं। लास्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि सेल्स हैविंग सिलिया एंड फ्लैजेला दैट कंटेन सेंट्रियोल नियर द सेल मेम्ब्रेन, दीज सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड बेसल बॉडीज। ये बेसल बॉडीज जो होते हैं वो सिलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल बना हुआ है। अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास टेबल बना हुआ है ब्रीफ कंप्रीहेंशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, तो ये आप लोगों ने बस सरसरी सा देख लेना है क्योंकि पीछे आप इतनी डिटेल कर चुके होंगे तो इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी नो हाउ होगी। अब हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चर एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अगर हम एडवांटेजेस प्लांट सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये प्लांट सेल जो है वो रिजिड सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। ये हमें जो है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये कंटेन करती है क्लोरोप्लास्ट और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एक और बात, ये क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के साथ, अलाउइंग करती है प्लांट को टू प्रोड्यूस फूड। इनके अंदर लार्ज किस्म का वैक्यूल होता है जो कि स्टोर करता है वाटर के न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट के प्रोडक्ट्स को और ये प्रोवाइड करता है टर्गर प्रेशर टू मेंटेन द सेल शेप। लास्ट उन्होंने कहा है कि प्लांट के सेल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं प्लांट्स डिस्मेटा के साथ। ये डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, कम्युनिकेशन रखते हैं, ट्रांसपोर्ट रखते हैं सब्सटेंसेस ऑफ द
सेल। अगर हम एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम में हेल्पफुल होते हैं। इन प्लांट सेल्स के अंदर कुछ लाइसोसोम भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल की। ये लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेलुलर क्लीन अप के लिए भी और रिसाइकलिंग के लिए भी ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद एक और उन्होंने पॉइंट दिया है कि एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चरल कॉल्ड फ्लैजेला एंड सिलिया विच इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म सेल्स हैव फ्लैजेलम दैट प्रोपेल देम टूवर्ड द एग ऑफ द फर्टिलाइजेशन। लास्ट में हमारे पास एक और उन्होंने बता रखा है, वो ये है कि दे लेक rigid cells allowing them to change the shape easily and that flexibility is crucial for the movement and such white blood cells moving sides of the infection। नेक्स्ट हमारे पास सेल की स्पेशलाइजेशन आ जाती है जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स बेसिकली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एपिडर्मस सेल्स है, डायग्राम आप लोगों को ऊपर दिखाई गई है। नेक्स्ट हमारे पास एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये जो होते हैं वो एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम करते हैं इंटरनल टिश्यूज़ को। इनके अंदर कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, कुछ एक्सटेंशंस पाई जाती हैं जो कि लीव्स के अंदर गार्ड सेल्स को रेगुलेट करती हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मसल सेल्स है। मसल सेल्स बेसिकली एनिमल्स में पाई जाती हैं जो कि बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, इनलार्ज्ड भी करते हैं और उसके बाद ये बोन्स में भी पाई जाती हैं। ये जो है वो स्केलेटन की मूवमेंट के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। अब इसके अंदर एक मिसाल कार्डियक सेल की है। कार्डियक सेल्स ब्रांच्ड होते हैं और स्ट्रेटेड होते हैं, ये पाए जाते हैं हार्ट की वॉल्स के अंदर। ये भी कॉन्ट्रैक्शन का पंपिंग का काम करते हैं जिस तरह दिल की धड़कन हो गई वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल्स एंड एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव द फूड फॉरवर्ड एंड वाइल दीज ब्लड सेल्स रेगुलेट ब्लड फ्लो। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिटिंग मैसेज के लिए थ्रू दी बॉडी। बॉडी का फंक्शन उसे परफॉर्म करते हैं। अगर तो वो डेंड्राइट्स है तो ये शॉर्टर एक्सटेंशन के तौर पर काम करते हैं और इम्पल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सॉन है तो ये लॉन्गर एक्सटेंशन है और ये कैरी करते हैं मैसेज। रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन को इनटू द लंग्स एंड ये बाई कन्वेक्स डिस्क शेप्ड होती है जो कि शेप मोर सर्फिक्स अब्जॉर्ब भी करती है और रिलीज भी करती है। डायग्राम आप लोगों को साथ में नजर आ रही है। अब कुछ हमारे पास लिवर सेल्स होते हैं जो कि जिसको हम लोग हेपेटाइट्स कहते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनके अंदर स्टोरेज का काम होता है, आयरन को भी, कुछ वाइटामिन को डिटॉक्सिफाइज करते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन और ब्लड और रिसाइकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल का काम करते हैं। इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है, कुछ एंजाइम्स हो गया, कुछ प्रोटीन्स हो गई, कुछ लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये तमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेसिकली जो ये एक्सपेंसिव नेटवर्क होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये हेल्प करता है एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट पे लिवर बना हुआ है, लोबाइल यूनिट ऑफ लिवर बने हुए हैं कुछ सेक्शन। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है वो ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल अक्रॉस द सेल। विद इन द सेल क्या होता है और अक्रॉस द सेल क्या होता है। विद इन दी सेल जो होती है वो एग्जाम्पलीफाइड किया हुआ है ऑर्गेनालिज से कि वो किस तरीके से कैरी करते हैं डिस्टिंक्ट फंक्शंस को नेसेसरी सेल्स की तरफ। मसाल के तौर पर उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, लाइसोसोम, कि ये एक दूसरे को ब्रेक डाउन करते हैं और ऑर्गेनालिज कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर ओवरऑल सेल सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। अगर हम अक्रॉस दी सेल की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये डिवीजन करते हैं लेबर को एक्सटेंड अक्रॉस दी सेल। फिर उसके बाद ना ईच टाइप ऑफ सेल जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक रोल कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शन। फॉर एग्जांपल मसल सेल्स हो गया जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं मूवमेंट और कंट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेम सेल। स्टेम सेल एक और टॉपिक आ गया, सिर्फ इसमें से आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। लास्ट पे उन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया हुआ है कि डेवलपमेंट होती है अर्ली स्टेम जैसे कि जाइगोट बनता है, फिर वो डिफरेंट सेल लाइंस होती हैं जो कि सेल्स ऑफ ईच लाइन डिफरेंशिएट करती है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द स्किन सेल्स को, मसल सेल्स को, नर्व सेल्स को और ब्लड सेल्स को। ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, ऊपर स्टेम सेल बना हुआ है, नीचे कौन सी चीज़ें मॉडिफाइड हो रही हैं, नर्व सेल्स, मसल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, फैट सेल्स, ब्लड सेल्स और कुछ हमारे पास गैमीट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेम सेल्स होती हैं ये रिमेन होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में, कुछ इनके पास डिफरेंशिएशन हुई होती है, ये जो है वो रीजनरेट करते हैं डैमेज टिश्यूज़ को। इसके अलावा फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टेम सेल्स प्रेजेंट कर दिखाए हैं स्किन में जो कि ब्लड की वाउंड की हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर कोई ज़ख्म हो जाए। ये बॉडी को रिपेयर भी करते हैं स्टेम सेल्स और ये बोन मैरो को भी डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमारे पास कुछ, ये डायग्राम पीछे पड़ी हुई है, ये कुछ हमारे पास की पॉइंट है, ये पीछे हमें जितनी डिटेल पड़ी है उसी को सम अप करके लिखा हुआ है। फिर हमारे पास कुछ MCQs पड़े हुए हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन अकर इन, तो किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राइमरली कहाँ पर इन्वॉल्व होता है, तो लिपिड में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम कंपोज्ड होती है RNA और प्रोटीन से। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस। व्हिच सेल ऑर्गेनेलिस इज इन्वॉल्वड इन पैकिंग द मॉडिफाइंग द प्रोटीन, तो गोल्जी ऑपरेटस। व्हिच सेल्स ऑर्गेनेलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन वेस्ट मटीरियल, तो लाइसोसोम होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्वड इन मेंटेनिंग द शेप, तो वो कौन सा होता है, साइटोस्केलेटन। Which specialized region of nuclei is responsible for ribosome assembly, तो वो न्यूक्लियोलस होता है। Which is the main function of nuclear pores, तो control of transport molecule। Which of the cellular
स्ट्रक्चर फाउंडेड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, तो सेंट्रियोल में हेल्प करती है। विच सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस प्ले क्रूसिकल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम मल्टी सेलुलर प्लांट की बात करते हैं तो ये सेल टाइप रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो मीजोफिल सेल। विच ऑर्गेनेलिस कैन डबल इट्स नंबर इट्स सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर डबल हो जाता है। विच ऑफ दीज प्रेजेंट आर द सफिक्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो राइबोसोम है इसका आंसर। ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सब के मैंने पेजेस यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आप लोगों ने जाके खुद इसको सर्च करना, क्योंकि हम पीछे डिटेल के साथ पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें से एक 7 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था, जो कि लास्ट में हमने इसको रिटन फॉर्म में लिख रखा है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ हमारे पास और शॉर्ट हैं, हमने साथ साथ कुछ के आंसर लिख रखे हैं और कुछ के पॉइंट्स पेजेस नंबर लिख रखे हैं। नेक्स्ट लॉन्ग के साथ भी इसी तरह ये कुछ हमारे पास इनके शफाती सवालात आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास है इंक्विजिटिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के सेल वाले के। तो पहला सवाल है, व्हाट इंपैक्ट माइट माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शंस एब्सेंस हैविंग अदर ऑर्गेनेलिज एबिलिटी टू ऑपरेट इनटू द सेल, यानी कि आप लोगों ने इंपैक्ट बताना है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का कि वो किस तरीके से गलत फंक्शन रोल प्ले करना शुरू कर देती है। हमने उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज को देखना है कि जो कि उसके अंदर एब्सेंट होती हैं। तो पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे कि ये सेल्स होता है पावर हाउस का, इफ दे मेल फंक्शंस आर एब्सेंस ऑफ सेल्स, लेक ऑफ एनर्जी एंड इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज। तो कहने का मतलब ये है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, फिर उन्होंने कहा कि अगर ये अपने फंक्शन को सही तरीके से रोल प्ले नहीं कर पा रहा होता तो उस वक्त हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा लेक होती है। जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उन्होंने कहा कि कौन सी ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं टू ऑपरेट सेल। तो सिंपल हमारे पास अगर आप नाम लिखना चाहें तो भी काफ़ी होगा, वरना आप थोड़ी सी डिटेल भी लिख दीजिएगा। पहले हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन नॉट फोल्ड प्रोटीन, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है गोल्जी ऑपरेटर्स कैन नॉट पैक्ड, तो सेल मेम्ब्रेन कैन नॉट बी पैक्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि what may happen if the coordinate between ribosome and nucleus were to fail and why it is important। तो हम कहेंगे कि जो राइबोसोम और न्यूक्लियस है हैव स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, मतलब इनके दरमियान है स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये होल्ड करता है, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन। राइबोसोम की बात करते हैं तो ये रीड करते हैं इंस्ट्रक्शंस को। और लेकिन बाद में उन्होंने कहा है कि ये इसलिए भी फेल हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए क्योंकि इनके अंदर सेल की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाती है। पहले ग्रोथ रिपेयर होती है, फिर फंक्शंस होते हैं, फिर लीडिंग टू द सेल डेथ। ये थी हमारे पास आज की वीडियो और ये था 9th क्लास बायोलॉजी का 3rd चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बायोलॉजी का 9th का 3rd चैप्टर न्यू बुक एडिशन का समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोगों ने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कमेंट करना है। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्यूरीज को सोल्यूशन निकालेंगे। जज़ाक